कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी की आज की क्लास में। आज हम लोग जानेंगे, इससे हम जो यह कंटिन्यू कर रहे हैं वह है क्या, तो हमने एक सीरीज शुरू की थी जहां हमने क्लास 12 के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के डेरिवेशन को एक एक करके हर एक दिन में एक वीडियो उसका लाने को बोला था, ठीक है, लाने का हमने आप सभी को बताया था। तो उसी क्रम में आज जो हमारा लेक्चर है वह है सेकेंड, जहां हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका दूसरा नंबर डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारा लेक्चर किस बेस पे होने वाला है, कौन से टॉपिक पे, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इससे पहले हम अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव। और जैसे यहाँ पर हम एक लाए क्या, वैद्युत द्विध्रुव, या हमने लाया एक वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है, प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने क्या बोला कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति कहा था तो इसी दोनों को मिलाने वाले किसी इसी अक्ष में आगे या फिर पीछे की ओर लेते, लेकिन हमें बोला गया निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब इसके मध्य बिंदु से कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। निरक्षीय स्थिति का क्या मतलब है, 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। निरक्षीय स्थिति मतलब 90 डिग्री पे। तो इसके मध्य बिंदु को हमने कितना मान लिया, ओ। इसके मध्य बिंदु ओ से हमें निरक्षीय स्थिति में कोई भी बिंदु क्या होगा, यहाँ पे मान लेते कोई बिंदु कौन सा है, पी, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने फिगर में अभी सिर्फ इतना ही किया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसकी निरक्षीय स्थिति को प्राप्त किया और वहां पे एक बिंदु पी लिया, वहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दूरी निकालना पड़ेगा। और इसे मान लेते हैं चाहे, ठीक है, और इसकी दूरी कितनी होती है, आर। ओ बिंदु से आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव लंबाई कितनी होती है, 2l। और जब हम इस 2l को बीच से भाग देते हैं, मतलब बीच से बांटते हैं, तो एक तरफ बचता है l और दूसरे साइड भी बचता है l। तो इस तरीके से हम इसका रचना करेंगे। इसके बाद आता है दूरी निकालना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बनना है 90 डिग्री यानी कि समकोण, ठीक है, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग ये कर्ण का मान निकाल लेते हैं। जैसे कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब क्या है, आर, आधार कितना है, एल, यानी कि यह जो मान होगा यह हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। और उसके बाद यह मान भी कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, क्योंकि यह भी कर्ण है, कर्ण में आधा, और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हम दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ज्ञात करना है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ई से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को महसूस किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को महसूस जो करेगा वह हमारा होगा धन परीक्षण आवेश। तो हमें परीक्षण आवेश करने का मतलब टेस्ट चार्ज, उसे हम तभी लाते हैं जब हमें टेस्ट करना हो, यानी कि प्रयोग करना हो। तो प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पे क्या लाते हैं, इस बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं, जो कि कौन सा होगा, Q0 आवेश। कौन सा आवेश होगा, Q0 आवेश, Q0 आवेश, और यह बिंदु P है, ठीक है। और Q0 आवेश पर हल्का सा कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच, ये है माइनस, ये है प्लस, मतलब Q0 पर हल्का प्लस है तो ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों कैसा है, प्लस माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। और यहाँ पे एक प्लस है हमारा, दूसरा क्या है, माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से किधर होगी, इसे मान लेते हैं हम लोग ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर, पी से किसकी ओर होगी, ए की ओर, पी से ए की ओर, यानी कि ये हमारा कौन सा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, E1। हमने मान लेते हैं कि इसके कारण वैद्युत माइनस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1।
और इसकी दिशा किधर होगी, तो धनावेश से ऋणावेश की ओर, और यह धनावेश यह ऋणावेश, यानी कि इसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी। उसके बाद हम देखते हैं क्यू वाले में, ये प्लस क्यू वाले में देखते हैं, ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, एक दूसरे से दूर भागेगी। तो ये क्या करेगा, ये तो यहाँ पे वैद्युत ध्रुव में है, लेकिन हम किसको लाए हैं यहाँ पे, क्यू नॉट आवेश को, तो क्यू नॉट आवेश इसके प्लस और इसके प्लस दोनों के प्लस प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण होगा, तो क्यू नॉट आवेश जो है वो इसी रेखा में ऊपर की ओर आगे जाने का कोशिश करेगा, और यही कहलाएगा किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने कितना माना है, E2। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या क्या किया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कितना माना, E2, और प्लस क्यू के कारण दूर होगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से किधर होगी, दोनों आकर्षित करेगा, तो ये प्लस वाला किधर आएगा, इस माइनस की ओर, क्योंकि ठीक है, और इसके और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कितना माना है, E1। अब हमें जो यहाँ पे मानने वाली चीज, यानी कि इस डायग्राम में हमने जितनी भी चीजें की है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश, माना एक वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव है जो कि किससे, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और जब ये दोनों आवेशों से मिलकर बना है तो उसके बाद हमने क्या किया है कि इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P है, क्या है, इसके कौन से बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, इसके मध्य बिंदु क्या लिख सकते हैं हम लोग, मध्य बिंदु कितना है, ओ, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, आर दूरी, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति, तो क्या लिख सकते हैं, इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी कौमा कौन सी स्थिति में, आर दूरी कौमा निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र इस डायग्राम के बारे में। यहाँ हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे सब लोग लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी हम काम करेंगे उसे इस डायग्राम के एलएचएस यहाँ पे लेफ्ट में लिखेंगे, या फिर अगर डायग्राम हमारा बड़ा बन जाता है तो डायग्राम को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे को ये डायग्राम के बारे में उसके जानकारी को लिखेंगे। ठीक, अब इस जानकारी को लिखने के बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे किसके, अब यहाँ पे हमें वैद्युत द्विध्रुव है और एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, यानी कि माइनस क्यू के कारण यहाँ पे कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पे कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दोनों के कारण कितना कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एकल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे का r स्क्वायर। यह होता है एकल आवेश के कारण, यानी कि केवल और केवल माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 1/4πε0 क्यू बटे का r स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी, यानी कि माइनस और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का कितना रूट अंडर, है ना। इसके बाद इस टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बटे में कितना होता है क्यू बटे का r स्क्वायर, r का मान ही सिर्फ कितना है रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसका टोटल का होल स्क्वायर यानी कि से कट जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी तरीके से माइनस क्यू के कारण भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं मानने वाली चीजों के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर P पर वैद्युत
क्षेत्र, ठीक है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण निकालेंगे, तो हम जानते हैं माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रहा है वो कितना है E1, यानी कि E1 का मान सबसे पहले निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4πε0, जिसे हम क्या कहते हैं के भी कहते हैं। तो 1/4πε0 की जगह पे हम के भी लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या है तो Q/r², Q/r², तो प्लस क्यू नीचे हम माइनस क्यू के कारण निकालें तो माइनस क्यू, और इस क्यू नॉट के बीच की दूरी कितनी है √r² प्लस L², और इस टोटल का क्या करेंगे होल स्क्वायर। जब टोटल का हम होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे कितना बच रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा बचेगा r² प्लस का L², बस, ठीक है। इसके बाद हमें इसके कारण निकालना था, माइनस क्यू वाले के कारण निकाले थे इतना आया, अब किसके कारण निकालना प्लस क्यू वाले के कारण, तो प्लस क्यू वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2, तब हम यहाँ पे निकालेंगे E2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसके और इसके बीच की दूरी भी कितना है सेम है, यानी कि इसका भी मान जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा इसी के बराबर, यानी कि के क्यू बटे का r² प्लस का L², ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है √L² प्लस r², और दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये r² प्लस का L²। ये तो हो गया दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, तो इसे हमने जो माना है इसे कॉपी में ऊपर में लिख लेना है, उसके बाद ये गणना करना है, तो इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं। अब हम एक चीज जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है सदिश राशि, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके लिखते हैं, जैसे बल कैसी राशि है सदिश राशि। अगर किसी पत्थर को हम यहाँ पे लेते हैं और उसे एक साइड इस साइड रस्सी से बांध करके खींचा जाता है और उसे इस साइड में रस्सी से बांध करके खींचा जाता है, तो यह पत्थर न ऊपर की ओर जाएगा न नीचे की ओर जाएगा, यह पत्थर जाएगा तो सीधे आगे की ओर। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि बल एक कैसी राशि है सदिश राशि। अगर बल को इस साइड खींचा जाए रस्सी से बांधकर और बल को नीचे की तरफ इस साइड रस्सी से बांध करके खींचा जाए, तो बल यह जो ये पत्थर है वह नीचे जाए नहीं नीचे जाएगा नहीं ऊपर जाएगा, वह भागेगा तो किस दिशा में सबसे पहले आगे की ओर। उसी तरीके से काम होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में। बल जैसे सदिश राशि था वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पे कैसी राशि है सदिश राशि। ये है बिंदु P और यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे की ओर कितना है E1 और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर इस तरीके से कितना है E2, ठीक है। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं सेम इसी का एग्जांपल, सेम ऐसा एग्जांपल यह है कि अगर यहाँ पे बिंदु P है, इस पर दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है जो कि सदिश राशि है, तो यह न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, यह इस दिशा में चला आएगा, यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र, इसका जो विद्युत क्षेत्र का परिणामी तीव्रता होगा वह कितना होगा ये वाला होगा। ये जो लाइन है ये इसका कौन सा तीव्रता होगा परिणामी, यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्ट के तौर पे या बिंदु इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिजल्ट के तौर पे परिणाम लास्ट में इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी तो इस दिशा में होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसे घटक में तोड़ते हैं। घटक में कैसे तोड़ा जाता है तो वो देखो, घटक में तोड़ने के लिए पहले एक सदिश लेते हैं, ठीक है। पहले क्या लेते हैं एक सदिश, और इस सदिश को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से इस सदिश के दोनों ओर क्या तो लगाते हैं लंबवत दो रेखाएं खींचते हैं जो कि आपस में क्या है लंबवत। और इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर अब इतना डायग्राम कंप्लीट है, इतना डायग्राम होने के बाद हमें दिया जाएगा एंगल का मान। किसका मान दिया जाएगा एंगल थीटा का मान दिया जाएगा। जब यहाँ पे थीटा का मान दिया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे थीटा के मान में क्या कहलाएगा, ये जो है थीटा जिसके साथ बनेगा, ये तो है हमारा सदिश, थीटा जिसके साथ बनेगा इसके साथ थीटा बन रहा है तो वह कहलाएगा क्षैतिज घटक, और जिसके साथ थीटा नहीं बनेगा वह कहलाएगा ऊर्ध्व घटक। कौन सा घटक ऊर्ध्व घटक। तो जिसके साथ कोण बनेगा वह ऊर्ध्व घटक कहलाएगा, ये क्षैतिज घटक कहलाएगा, जिसके साथ कोण नहीं ले बनेगा उसे ऊर्ध्व घटक कहेंगे। और क्षैतिज घटक को लिखा जाता है साइन ये कॉस थीटा के साथ, क्षैतिज घटक को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा के साथ, और ऊर्ध्व घटक को लिखते हैं हम लोग साइन थीटा के साथ, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता बना तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे मान बनने वाला कोण अगर हम थीटा लेते हैं तो यहाँ पे भी बनने वाला कोण क्या होगा थीटा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा इस तरीके से जो कि है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं एकांतर कोण से, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा
थीटा ही होगा, यानी कि ऊपर वाले का मान कितना आ गया थीटा, यानी कि ये कितना है थीटा, कितना है थीटा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इस E2 को किसमें तोड़ते हैं, सदिश का, इस E2 सदिश का सदिश वियोजन करते हैं, तो सदिश वियोजन हमें, जैसे ये एक सदिश था, इसका सदिश वियोजन करने के लिए हमने दो रेखाएं खींची जो कि आपस में लंबवत थी, तो इस E2 का भी सदिश वियोजन करने के लिए हम दो रेखाएं खींचेंगे जो कि आपस में क्या होगी, लंबवत। तो एक रेखा तो ये पहले से है और इसी के लंबवत हम ऊपर की एक रेखा खींच देंगे, तो ये हो जाएगा E2 का वियोजन। ये अभी हम E1 को साइड करते हैं, ठीक है, अभी हम E1 को साइड करते हैं, ये हो जाएगा किसका, E2 का वियोजन। और अभी हमने बताया जिसके साथ थीटा कोण बनता है उसे कहते हैं क्षैतिज घटक और उसे लिखा जाता है cos थीटा के साथ। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह कोण बन रहा है ये E नेट के साथ, यानी कि E नेट कौन सा घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, और इसे हम लिखेंगे cos थीटा के साथ। किसके साथ लिखेंगे, cos थीटा। ये तो हमारा एंगल यहाँ पे बना थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, और उसके बाद ये जो तीर है, तीर का चिन्ह हमने जो दिया है, यह कितना बनेगा cos थीटा। इस कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक होने के कारण ये क्या हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि cos थीटा तो होगा, लेकिन ये किसका वियोजन करके हमने इसे लाया है, तो हमने इसे लाया है E2 का वियोजन करके, और जिसका वियोजन करके इसे लाया जाता है इसके गुणा में उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। ये हमें 11th में पढ़ना होता है कि किस तरीके से होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे रफली समझना है कि किसका, जिसके साथ कौन बनेगा उसे हम कौन सा कहेंगे, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक के साथ cos थीटा लिखते हैं और उसके गुना में क्या लिखते हैं, तो जिसका हम घटक, जिस सदिश का वियोजन करते हैं उससे हम उसका क्या करते हैं, गुना। वियोजन किसका किए हैं, E2 का, तो E2 से हमने इसमें क्या कर दिया, गुना। अब उसके बाद आते हैं यहाँ इस वाले के साथ, इस घटक के साथ कौन बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, और जिसके साथ कौन नहीं बनता है उसे कहते हैं ऊर्ध्व घटक, और ऊर्ध्व घटक के लिए क्या लिखा जाता है, साइन थीटा, यानी कि ये क्या कहलाएगा, साइन थीटा। और जब ये साइन थीटा कहलाएगा तो इसमें भी आगे गुना करेंगे, और गुना किससे करेंगे, तो जिसको तोड़े हैं, तोड़े किसको है, E2 को, तो E2 को तोड़ा गया है तो E2 साइन थीटा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर भी हमारा एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसे हमने क्या नाम दिया है, E। यहाँ पे भी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, E, ठीक है। अब इसे हम जब हम सदिश में तोड़ेंगे तो ये भी इस तरीके से टूटेगा, इसका एक घटक होगा इस तरीके से नीचे की ओर और इसका एक घटक होगा इधर इस साइड, ये वाला। इसे देखो ये है E1, ठीक है। अब इस E1 को तोड़ेंगे तो दो लंबवत खींचेंगे रेखा, तो ये हमने दो लंबवत रेखा खींची है, एक ये था और एक ये यहाँ पहले से है ही। अब यहाँ पे फिर से कोण किसके साथ बनेगा, तो कोण यहाँ पे फिर से बनेगा, देखो ये कोण, देखो ये जो ऊपर तीर का चिन्ह है और नीचे ये जो वैद्युत द्विध्रुव वाला है यहाँ पे इस तरीके से है, देखो ये माइनस क्यू वाला है ना, ठीक। इसके बाद ये यहाँ पे क्या है, थीटा, देखो ये थीटा है और यहाँ पे भी बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, थीटा। इसे कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण देखो माइनस क्यू वाला ये है और ये है P बिंदु, ठीक है, और ये है P बिंदु से इस साइड भी देखा जा रहा है, यानी कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं। ये वाला कोण जो होगा देखो इस वाले थीटा कोण के बराबर होगा, क्यों, कौन से कोण से, एकांतर कोण से, यानी कि ये भी कितना होगा, थीटा। और जब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तब हम नीचे आते, ऊपर वाला भूल जाते हैं, ठीक है, ऊपर मान लेते कुछ है नहीं, ऊपर वाला भूल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि थीटा किसके साथ बन रहा है, थीटा बन रहा है यहाँ पे इस वाली लाइन के साथ, और जिसके साथ थीटा बनता है उसे कहते हैं क्षैतिज घटक, उसके साथ लिखते हैं cos थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos थीटा। और हमने वियोजन किसका किया है, E1 का, तो इसमें गुना किससे करेंगे, E1 से। इसके बाद इसके साथ कोण नहीं बन रहा है जिसके कारण इसे क्या मानेंगे, sin थीटा। ये कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्व घटक, और ऊर्ध्व घटक के लिए लिखते हैं sin थीटा। और जब ऊर्ध्व घटक के लिए sin थीटा लिखते हैं तो हम वियोजन किसका कर रहे हैं, E1 का, तो E1 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा सदिश होगा उसका वियोजन करेंगे, क्या करेंगे, वियोजन। अब वियोजन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ उसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे किसका वियोजन किया हमने, E1 और E2 का वियोजन किया। E1 वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 का वियोजन करने पर, जब हमने इसका वियोजन किया तो हमें क्या क्या मिला, देखो हमें मिलता है E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, हमें मिलता है E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब हम देखते हैं कि ये नीचे की ओर बल लग रहा है और इसमें ऊपर की ओर, मतलब E1 sin थीटा
नीचे की ओर खींच रहा है और E2 sin थीटा ऊपर की ओर खींच रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या है, देखो तो E1 और E2 का मान क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों जितना बल से ऊपर की ओर खींच रहा है उतना ही बल से नीचे की ओर खींचा जा रहा है, यानी कि ये दोनों जो है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि जितना बल से नीचे की ओर खींचा जा रहा है उतना ही बल से कहां खींचा जा रहा है, ऊपर की ओर, जिसके कारण ये दोनों अपने प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और जब ये अपने प्रभाव को खत्म कर देगा तो E1 sin थीटा खत्म, E2 sin थीटा खत्म, अब केवल और केवल ये पूरा लाइन खत्म हो गया। ठीक है, देखो पहले इस फिगर को बना लेना है, उसके बाद फिगर में जो भी कचरा करना है वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस फिगर को ऐसे ही अच्छे तरीके से बना लेना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। ठीक है, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे का क्या है, विपरीत, और परिमाण में क्या है, समान, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसी चीज को लिखेंगे। E1 और E2 वेक्टर को हम क्या करते हैं, वियोजन करने पर क्या प्राप्त हुआ, E1 sin थीटा, वियोजन करने पर E1 sin थीटा कॉमा E2 sin थीटा, कौन सी, E1 sin थीटा प्राप्त होता है, जो कि परिमाण में समान व दिशा में विपरीत, जो कि परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण देखो परिमाण में समान है, मतलब जितना बल से नीचे जा रहा है उतना ही बल से ऊपर, और दिशा में क्या है, विपरीत, एक नीचे है तो दूसरा ऊपर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद E2 sin थीटा और E1 sin थीटा का तो बात खत्म हो गया, क्योंकि ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत, तो अपना खेल खत्म कर लेता है। उसके बाद आता है यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। हम देखते हैं E1 cos थीटा भी सेम उसी दिशा में लग रहा है और E2 cos थीटा भी सेम उसी दिशा में लग रहा है, यानी कि एक ही दिशा में दो बल लग रहा है। तो दोनों बल, जैसे ये पत्थर है, इसको एक A व्यक्ति भी इसी दिशा में खींच रहा है और B व्यक्ति भी इसको इसी दिशा में खींच रहा है, तो दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर के खींच रहा है, तो दोनों का बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे E1 और E2 cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक ही दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है, और एक ही दिशा में बल लगाने के कारण दोनों का बल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और देखो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 cos थीटा तथा E2 cos थीटा तथा E1 cos थीटा परिमाण में समान और क्या लिखेंगे, E2 cos थीटा तथा E1 cos थीटा परिमाण दोनों में समान है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। परिमाण व दिशा, क्या लिख सकते हैं, परिमाण व दिशा दोनों में समान है, परिमाण व दिशा दोनों में समान है। ठीक है, जब यह दोनों में समान है तो जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ करके निकालेंगे। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करके निकालेंगे, जोड़ करके निकालेंगे। तो इतना हमें लिखना पड़ेगा, हमने संयोजन ये वियोजन किया उसके लिए। ठीक है, तो इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। बाकी लैंग्वेज का चीज है, इसे हमें लिखना है। ये जो हमने लिखा E1 और E2, उसके जस्ट नीचे ये लैंग्वेज, हमें इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद ये लैंग्वेज लिखना है, उसके बाद फिर से आगे जो कैलकुलेशन होगा वो करना है। ठीक है, अब हमें इसको फिर से समझ लेते हैं। वियोजन करेंगे तो वियोजन करने के दौरान हमें क्या प्राप्त हुआ, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दिशा अलग है, परिमाण समान है, जिसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेगा। और E2 और E1 cos थीटा और E1 cos थीटा परिमाण में और दिशा दोनों में समान है, जिसके कारण इसका बल क्या लग जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ के लगेगा। और जब जुड़ के लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखो
तो ये दोनों समान है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस भाषा को लिखने में। और भाषा को लिख लेने के बाद वहां पे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, जिसके कारण हम इस भाषा को क्या कर देते हैं, यहाँ से अभी हटा देते हैं। लेकिन आप सबको कॉपी में इसको नोट करना है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण दिशा दोनों में समान है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बल आपस में इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब जो परिणामी तीव्रता होगा, परिणामी तीव्रता, तो अब जो परिणामी तीव्रता होगा ई नेट, परिणामी तीव्रता कितना है, ये रहा, ये इसे क्या कहते हैं, ई नेट, यही परिणामी तीव्रता है। तो परिणामी तीव्रता ई नेट जो निकलेगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, किसके कितने, E2 cos थीटा और प्लस में E1 cos थीटा, दोनों के योगफल के बराबर होगा। और हम जानते हैं E1 का मान और E2 का मान आपस में क्या है, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों का मान आपस में बराबर है, तो दोनों को E1 कर लेते हैं, E1 cos थीटा प्लस का E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा प्लस का E1 cos थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कितना हो गया, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 2 है, रहने देंगे, E1 है, E1 का मान कितना है, KQ बटे का R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा है, cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे का कर्ण, तो यहाँ पे थीटा ये रहा, तो थीटा, इस थीटा के लिए आधार कितना है, ये है L, आधार इसका थीटा का कितना है L, और इसका कर्ण कितना है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना L, कर्ण कितना रूट अंडर L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऊपर में हम देखते हैं 2QL, 2QL, इसको एक साथ कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2QL और बटे में क्या है, तो यहाँ पे क्या है R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट बंद, इसमें गुना किससे है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से। और हम एक चीज और जानते हैं कि अगर कोई भी चीज जैसे x का ही रूट लिखा गया हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। रूट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, अगर इसी का लिखा रहता क्यूब रूट तो इसे क्या लिखते हैं x की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे है क्या रूट x, रूट 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 देखो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर, देख लो आगे यहाँ पे क्या है R स्क्वायर L स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है R स्क्वायर L स्क्वायर, तो दोनों को क्या कर लेते हैं एक जैसा, आगे पीछे ना होकर के, इधर R पहले है तो इधर भी R क्या कर लेते हैं पहले, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे पीछे कर सकते हैं R स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है R स्क्वायर प्लस का कितना है L स्क्वायर, और R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर क्या था रूट था, और रूट को हमने किसमें चेंज किया पावर में, इसका पावर कितना आ जाएगा 1/2 और इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो आ जाएगा k 2QL, 2QL बराबर होता है किसके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कितना 2QL, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं P से, यानी कि P बराबर होता है 2QL, तो 2QL के यहाँ पे P हो गया। उसके बाद इसका पावर है 1, इसका पावर है 1/2, ठीक है। देखो इसका पावर है 1 और इसका पावर है 1/2, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा जुड़ेगा, जुड़ेगा क्योंकि बेस क्या है समान है, तो 1/2 और 2 को जोड़ेंगे 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, यानी कि R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर का पावर होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब जब हम इसको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, क्या है k और इस टोटल के यहाँ पे हो जाएगा p और बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना L क्या है छोटा है किससे R से, ठीक है, तो L छोटा है R से, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर काफी छोटा होगा किससे R स्क्वायर से, ठीक है, क्या हो जाएगा काफी छोटा, क्यों, क्योंकि अगर हम 0.1 लेते हैं किसका मान L का मान, और R का मान क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. अगर यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0.04, कितना आ जाएगा 0.04, यानी कि इसका पहले स्क्वायर नहीं था, इसका भी पहले स्क्वायर नहीं था, लेकिन दोनों आपस में क्या था काफी नजदीक था, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर कर दिए तो ये और बढ़ गया और यह और क्या हो गया घट गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या का जो वर्ग है वो और बड़ा हो जाता है वर्ग स्क्वायर करने के बाद। तो यही एग्जांपल से हम यहाँ पे कहते हैं
कि अगर एल क्या है, छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर का मान काफी छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल बराबर कितना मान लेते हैं, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल काफी छोटा है, जिसके कारण से हम कितना मान लेते हैं, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो एल स्क्वायर का मान 0 हो गया, तो केवल केवल किसका मान आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि इसको ई नेट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ई नेट, ठीक है, के उसके बाद ऊपर में है पी, बटे में केवल और केवल बचेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का पावर आ जाएगा 3/2। आर स्क्वायर का पावर कितना आ गया, 3/2, और यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, गुना, 2 से 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल और केवल कितना, आर का पावर 3, बचेगा केवल और केवल आर का पावर 3, यानी कि यही आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या आ जाएगा, 1 के का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, गुना पी बटेगा आर क्यूब। यही होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब। तो इस तरीके से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर किसी भी टॉपिक को यहाँ पे अगर कुछ भी सदिशों का वियोजन ही समझाया गया, तो वहां पे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके वहां पे जाकर के अच्छे से समझ करके कॉपी में नोट कर लेना है, अपनी चीजों को क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किस तरीके से निकालते हैं। अब इससे आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, जो कि हमारा 3rd नंबर लेक्चर होगा सारे डेरिवेशंस के क्रम में। ठीक है, हम सिर्फ डेरिवेशंस को कवर करेंगे 1 से लेकर 15वें चैप्टर तक। तो कल हमारा 3rd लेक्चर होगा, 3rd डेरिवेशन होगा। तो मिलते हैं कल।